प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमारा क्लास 7 जियोग्राफी एनसीईआरटी उसका चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। एयर है ना, एयर का पार्ट 1 जिसमें हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो कर लिया था अच्छे से। कौन से लेयर में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वो सब हमने देख लिया था। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था तो हमने इस वीडियो को स्टॉप कर दिया था और सेकंड पार्ट में अब बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम लोग करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हेडिंग नंबर 1, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। अब क्या है वेदर, क्या है क्लाइमेट, वो अपने को डिफिनीशन समझ लेना है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा पहले से पढ़ लिया था तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं ले रहा हूं ताकि वीडियो हमारा छोटा रहे। लिखा है वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं लिखता हूं वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये हमारा एकदम कंसाइज वे में वेदर का डिफिनीशन है। क्या है वेदर? आवर टू आवर यानी घंटे दर घंटे या डे टू डे, किसी दिन, आज का दिन, कल का दिन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे अचानक से पूरा दिन सुबह हम लोग उठे, अचानक से मौसम पूरा साफ है और हमने देखा दोपहर में एकदम घना बादल आ गया और बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। तो ये क्या है? दैट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो चेंज हो रहा है ना। तो वो सुबह के टाइम के जो घंटे थे वो अलग था, दोपहर के बाद के जो घंटे थे वो अलग हो गया। डे टू डे, आज बहुत गर्मी है, शाम को बारिश हुई, अगले दिन एकदम मौसम ठंडा हो गया। तो ये क्या है? दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन गेटिंग चेंज्ड। और किसी पर्टिकुलर प्लेस का अगर हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में क्या है? क्लाइमेट। चलिए क्लाइमेट में बताता हूं आप लोग को। क्लाइमेट को मैं इधर लिखता हूं, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? आई एम राइटिंग इट डाउन। एवरेज वेदर कंडीशन। एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन से 25 to 30 years। आई थिंक इट इज क्लियर। अब वेदर क्या है? डे टू डे। और क्लाइमेट क्या है? एकदम लंबे पीरियड में, किसी पर्टिकुलर स्थान पे 20-25 साल का अगर हम हिस्ट्री निकालें कि भाई ये महीने में कैसा मौसम था, गर्मी था, ठंडी था, फिर उसके अगेंस्ट 20-25 साल तक अगर कंपेयर करेंगे तो हमको उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे जो लोग इक्वेटर के पास में रहते हैं, जो इक्वेटर जो हमारा 0 डिग्री जाता है अर्थ के बीचों बीच जो लाइन, तो वहां का क्लाइमेट कैसा है? तो वहां हमेशा हॉट और ह्यूमिड रहेगा। पूरे टाइम वहां डायरेक्ट सनरेज पड़ेगा और सनरेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या रहेगा? वहां पे गर्मी रहेगी और शाम तक बारिश होगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल पुल फोर्स है, जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाएगा और वहां क्लाउड बन के फिर बारिश करेगा। तो ऐसे ही सब कंडीशन। हमारा इंडिया है तो हमारे इंडिया का कंडीशन कैसा है? हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, बीचों बीच से होके जाता है। तो वहां का क्लाइमेट अगर वेदर देखें लॉन्गर ड्यूरेशन में, कहीं भी जगह पे रह रहे, अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वहां पे क्या रहेगा कि पिछले 25 सालों से जो है वहां का टेम्परेचर जून में मान लो 15 डिग्री होता है। तो कभी कभी न्यूज में भी हम देखते हैं कि यार रिकॉर्ड टूट गया, जून में
क्लाइमेट कंडीशन जो था वो 20 इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया। दैट इज व्हाट, डे टू डे चेंज को कोई रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है जो बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबा चलता है उसमें कोई चेंज आता है, देन इट क्रिएट्स हिस्ट्री, और उसको हम फ्लैश न्यूज में, ब्रेकिंग न्यूज में, टीवी में देखते हैं, है ना। ये क्लाइमेट चेंज क्या है, मान लो गर्मी के महीने में ओले पड़ने लगे मार्च महीने में, दैट इज क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जनरली नहीं देखा जाता है। तो क्लाइमेट क्या है, वेदर, एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, से 25 to 30 years, इट इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। दो डिफिनेशन हमने अच्छे से कर लिया, और जो मैंने वर्ड्स यूज किया उसको ही यूज करिए आप, यू विल गेट 100% मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, हेडिंग है टेम्परेचर, है ना। तो अब इससे हमको क्या पता चला कि जो वेदर है, वेदर का फोरकास्ट क्या होता है, डे टू डे होता है। आज का टेम्परेचर 10 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हमारा गूगल देखोगे तो उस पर वेदर कंडीशन दिखाता रहता है। क्लाइमेट कंडीशन क्या होगा, वो लंबे पीरियड के लिए होगा क्लाइमेट कंडीशन, है ना। तो हम लोग जो टीवी में न्यूज में देखते हैं, आज के मुख्य समाचार, आज तापमान सामान्य रहने की आशंका है, दोपहर के बाद ओले के साथ बारिश गिरने की आशंका है, तो ये सब किसका आकाशवाणी होता है, वेदर कंडीशन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वेदर जो डे टू डे हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं। दो हेडिंग हमने अच्छे से पढ़ लिया, वेदर एंड क्लाइमेट। आपको पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन weather and climate, then I think now you will be able to answer the question with clear understanding, right? Let us proceed further. Temperature, टेम्परेचर किसका, एटमॉस्फेयर का, है ना। अभी हम लोग एयर पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट में एयर लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि टेम्परेचर किसका, एयर यानी हमारा एटमॉस्फेयर। चलिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर is known as temperature. यानी बताता है कि आज का तापमान इतना रहा, सबसे गर्म दिन राजस्थान में रहा, तो ये क्या है, वो वहां का जो हॉटनेस है एयर का वो रिप्रेजेंट करता है, कितनी गर्म हवा है वहां पे। कश्मीर में जाएंगे वहां का जो एयर होगा वो ठंडा होगा, हम कन्याकुमारी जाएंगे तो वहां का एयर का जो टेम्परेचर होगा अलग होगा, तो कितनी गर्मी है वो उसको क्या दिखाता है, एयर का टेम्परेचर दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर को मापते कैसे हैं वो हम लोग अब देखते हैं, लिखने जा रहा हूं मैं। टेम्परेचर को नापते कैसे हैं, दैट इज थर्मोमीटर, THERMO, थर्मोमीटर, है ना। ये क्या करता है, मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। चलिए मैं एक बार पढ़ता हूं इसके आगे। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। बिल्कुल सही बात है, सीजन टू सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन चेंज होता रहता है। Summers are hotter than winter, but obvious. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Very important. आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा what is insolation, तो आपको ये बताना है। इसी के अंदर एयर के टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, तो मैं इसके अंदर लिखता हूं इंसोलेशन। इंसोलेशन, चलिए पढ़ते हैं। इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको।
insolation is the incoming, it is the incoming solar energy intercepted by the earth. क्लियर है? पहले आगे पढ़ता हूं. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, है ना. तो अब इंसोलेशन क्या है, एक बार मैं आगे और पढ़ देता हूं, फिर आप लोग को एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, है ना. Therefore the temperature decreases in the same manner. अब इंसोलेशन का मतलब क्या है, जो सन रेज से जो टेम्परेचर है, जो गर्मी वहां से चला, अब आएगा तो क्या होगा, तब हमारा यूवी रेज को ब्लॉक करने के लिए जो हमारा ओजोन लेयर है या एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है, वो छनते 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 क्या चीज हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचा, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन. जो सन रेज की जो गर्मी है जो सन तक पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन, है ना, जो सन पे पहुंचता है. अब इसमें बोल रहा है कि जो इक्वेटर है, यहां से यहाँ पे जो इंसोलेशन होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू जैसे जैसे हम पोल के साइड बढ़ेंगे. ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सन के रेज है वो इक्वेटर के 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, उस पर ज्यादातर टाइम स्ट्रेट सनरेज पड़ते हैं. जो स्ट्रेट सनरेज पड़ेगा वहां इंसोलेशन ज्यादा होगा. और उसके कंपेयर में अगर जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे तो सन की रेज जो होगी वो एंगल से, मतलब क्रॉस एंगल में पड़ेंगी और उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी. जैसे ठंडी में क्या होता है, सन हमारा जो है साउथ डायरेक्शन में चला जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे पास क्या होती हैं, क्रॉस रेज आती है, मतलब सीधी वर्टिकल सीधा नहीं पड़ता है, तिरछी किरणें आती हैं. इसकी वजह से क्या होता है, हमको गर्मी कम लगता है और हमको ठंडी लगना चालू हो जाता है. अगर ये समझो कि और थोड़ा आगे चला जाता तो शायद हमारे इंडिया में भी बर्फ जमना चालू होता. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और फॉल हो जाता है ना. सो इंसोलेशन इज incoming solar energy which is intercepted by the earth, है ना. and amount of insolation decreases from equator towards pole. ये भी मैं लिख देता हूं, amount of insolation decreases from equator towards the pole. ठीक है, आगे. Therefore the temperature decreases in the same manner. क्लियर है? टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम पोल के साइड जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. सो दिस इज डिफिनीशन ऑफ इंसुलेशन. ये आपको शॉर्ट नोट में 1 नंबर पे पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एयर प्रेशर. एयर का टेम्परेचर हो गया, अभी प्रेशर होगा, है ना. चलिए उसकी हेडिंग डालते हैं और उसको भी देखते हैं क्या है एग्जैक्टली. ये हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं जो जिसका नॉलेज हमको होना ही चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के टर्म्स में हो चाहे डेली डे टू डे लाइफ के टर्म्स में हो. तो इसको प्रॉपर आप लोग इंटरेस्ट लेके करिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. एयर प्रेशर, एयर लिखा है तो मैं प्रेशर लिख देता हूं. प्रेशर, चलिए पढ़ता हूं मैं. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. मैं पहले डिफिनेशन आप लोग के लिए लिख देता हूं. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज
the pressure exerted by the weight of the air on the earth's surface. On the earth's surface. क्लियर है? जो एयर प्रेशर क्या है, जो एयर का वेट है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जो एयर का वेट है और उसके से जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अर्थ सरफेस पे, उसको हम क्या बोलेंगे? एयर प्रेशर, है ना? एयर का भी अपना वजन होता है, वो हम बखूबी इस चीज को कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी चीज में बलून में डाल दो, किसी भी चीज में डाल दो, एयर का प्रेशर खुद का होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। एंड इट इज डिफाइंड एज प्रेशर exerted by the weight of the air on the earth surface. डन है? आगे बढ़ते हैं। As we go up the layer of the atmosphere, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, नीचे स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं as we move up in the atmosphere, the pressure decreases rapidly. ठीक है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसीलिए पहाड़ों पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और जो भी लोग जैसे हिमालय पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोगों को साथ में क्या ले जाना पड़ता है? इवन जो सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि एयर प्रेशर कम होगा, मीन्स एयर पार्टिकल जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, वो भी कम हो जाएगा, है ना? तो कम हो जाएगा तो आपको वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो फिर आपको साथ में क्या ले जाना है? ऑक्सीजन ले जाना है, सिलेंडर। उसका वजन भी उठाना है, खुद का तो उठाना है, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी उठाना पड़ता है। और हमारे पास ताकत, जो ऑक्सीजन कम होता है तो क्या होता है? हमको जो रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा, फिर हमको ताकत जितनी रिक्वायर्ड बॉडी को है वो नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां की हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा। चलिए मैं इसको अब रब कर रहा हूं। देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे मान लो ये लैंड एरिया है ना? तो अब यहाँ पे अगर हीट होगा, गर्म हो गया पूरा लैंड, तो यहाँ पे जो एयर जो ऊपर पड़ी होंगी ये सब हीट हो जाएंगी एकदम, और ऊपर उठना चालू करेंगी, ऊपर उठना चालू करेंगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा, जब हमने देखा होगा रियल लाइफ एग्जांपल, बलून, बड़े बड़े जो बलून होते हैं, एयर बलून, उसके अंदर जैसे ही आग लगाते हैं तो हल्की होकर ऊपर उठना चालू हो जाती है। सेम मैनर में अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जहां भी गर्म सूरज के टेम्परेचर आएगा गर्मी में, तो यहाँ की हवा गर्म होकर ये भी क्या करेगी? ऊपर उठेगी, है ना? तो आप उसका एग्जांपल बलून से कनेक्ट करके रखिएगा। बड़े बड़े बलून्स आते हैं जिसमें लोग, इवन टूरिस्ट लोग जाते हैं सैर करने के लिए। बढ़िया किसी प्लेस पे जाओगे, वहां देखोगे बलून राइड। बलून राइड क्या है? बलून राइड आपको नीचे से गैस चालू कर देंगे, आग चालू हो जाएगा, और बलून के अंदर की जो हवा है वो क्या होगी? गर्म होगी और आपको लेके उड़ जाएगी, है ना? हॉट एयर बलून। हाँ, तो उसको हम हॉट एयर बलून बोलते हैं। यहाँ पे हॉट लैंड एरिया बोलेंगे, जहाँ पे ज्यादा सन रेज डायरेक्ट आना चालू होगा, गर्म होगा, तो यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठेगी। आगे बढ़ते हैं। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। अब हवा ऊपर उठेगी तो प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले ही कि हवा का खुद का वजन होता है, इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब ये ऊपर जा रहा है,
हल्का हो गया है ना, कोई उठा के ले जा रहा है ऐसा समझ लो, तो भी हल्का हो गया तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर एरिया is associated with cloudy, और दूसरा क्या था, एंड वेट वेदर। तो लो प्रेशर एरिया होगा तो क्या होगा, इट इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये हवा जब ऊपर जाएगी तो ऊपर फिर ठंडा होना चालू हो जाएगा, है ना। जब ये ठंडा होगा तो ऊपर फिर ये कंडेंस होगा, कंडेंस होके फिर ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा और बादल बन के बरसेगा। तो ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे हम, क्लाउडी एंड वेट वेदर एरिया, है ना। चलिए, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कूल्ड। अब ये हाई टेम्परेचर का एरिया है, मैं लिख देता हूं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो ये फिनोमेनन होगा, है ना, एयर के केस में। और लो टेम्परेचर होगा तो मैं इधर मिटा देता हूं और लिख भी देता हूं आप लोग के लिए। लो टेम्परेचर में क्या होगा, अब वो मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए। लो टेम्परेचर एयर इज कोल्ड, एयर भारी, ठंडा होगा तो क्या होगा, भारी होगा, नीचे जाएगा। और ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, स्काई, मैं एक बार रीड कर लेता हूं इसको। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट हाई प्रेशर एरिया। तो जो ठंडा एयर है वो क्या होगा, सिंक होगा और हाई प्रेशर एरिया बनाएगा। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। तो लो टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। और नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, क्लियर स्काई क्लियर एंड सनी स्काई लिखा है, एंड सनी स्काई। ये आपके लिए लो टेम्परेचर पे कंडीशन जनरेट होगा। तो जस्ट इसको दिमाग में ना आप लोग बैठा लो, एक बार दिमाग में बैठ गया, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आएगा, इफ यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट देन यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग विथ utmost precision। एकदम प्रिसाइज होके आप आंसर करोगे एंड टीचर विल डेफिनेटली लाइक इट। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो एयर कैसे मूव करता है, एयर कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर एरिया मान लो ये है, और ये लो प्रेशर एरिया है। एयर जो मूवमेंट होगा, एयर का मूवमेंट हमेशा इधर से इधर होगा। आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया बनेगा, देयर इज नो एक्सेप्शन। हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा जाएगी। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जब हवा ऊपर उठेगी तो जगह खाली होगा, तो उसको लेने के लिए कौन आएगा, जो हैवी वेट होगा वही आएगा, उसके अंदर घुस सकता है ना, बाकी तो ऊपर उठते चले जाएंगे। सो हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। अभी आप लोग का जो ये है ना, ये टाइम जो है दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक का। एक बार अपनी नींव आप मजबूत कर लीजिए, फिर देखना आगे की क्लासेस आपको कितने आसान लगेंगे, जैसे लगे यार अब कुछ बचा ही नहीं है।
है ना। लेकिन अगर अभी आपने अपना नींव कमजोर कर लिया तो फिर आप उस पर खड़े होना अपने पैर पे आपको भारी लगेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। विंड, क्या है विंड? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, है ना, दैट इज विंड। चलिए, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ये बुक में भी सेम लाइन दिया हुआ है, मैं एक बार लिख देता हूं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया is called wind। क्या है विंड? बहती हुई हवा, है ना। क्या है विंड? बहती हुई हवा। हवा रुक गई तो विंड नहीं बोलेंगे। अगर वो चल रही है तो, एयर रुका हुआ है तो वो विंड नहीं कहलाएगा। अगर वो चल रहा है तब वो विंड कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले मैं डिवीजन कर देता हूं, इसी में आपको आ जाएगा। अगर विंड पूछता है आपको तो शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं। 3 टाइप्स है ये, PYPES। बच्चों में लिखने में कभी जल्दीबाजी मेरे से छूट जाता है कुछ, बट आप लोग भावनाओं को समझो, है ना। भावनाएं ही सब कुछ है, दुनिया चला रही है। तो कहीं गलती से अगर लगे कि यार सर ने गलत स्पेलिंग लिख दिया है तो उसको आपको सही कर लेना है मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए 3 टाइप क्या है। नंबर 1 परमानेंट विंड्स, नंबर 2 सीजनल विंड्स, एंड नंबर 3 लोकल विंड्स। ये 3 टाइप के विंड है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा था तो पहले डिफिनीशन देंगे, फिर लिखेंगे विंड इज ऑफ 3 टाइप्स। 1 इज परमानेंट विंड, सेकंड इज सीजनल विंड, एंड थर्ड वन इज लोकल विंड। सो लेट अस स्टार्ट विथ परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स, चलिए देखते हैं परमानेंट विंड्स क्या है। द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर परमानेंट विंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। द नंबर 1 द ट्रेड विंड्स, नंबर 2 वेस्टर्लीज, नंबर 3 ईस्टर्लीज, ये सब क्या है? परमानेंट विंड। ये सब इवन बच्चों आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन में पूछता है। आईएएस तक के लेवल के क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज ट्रेड विंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ ट्रेड विंड, ये परमानेंट विंड। उसमें ऑप्शन में 3 दे देगा, एक कोई लोकल विंड लू दे देगा आपको। तो अब ट्रेड विंड भी परमानेंट विंड है, वेस्टर्ली भी परमानेंट विंड है, और ईस्टर्ली भी परमानेंट विंड है। लेकिन तीसरा कोई और सीजनल विंड दे देगा, लू दे देगा। पीसीएस लेवल के क्वेश्चन भी इससे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यू कैन सर्च, इवन यू कैन फाइंड वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। अल्टीमेटली जब ऐसे मैंने यूपीएससी की तैयारी की है तो आप लोग को अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमको जब पढ़ाई स्टार्ट करना होता है ना तो हम क्लास 6 की बुक उठाते हैं। क्लास 6 की बुक से हम तैयारी स्टार्ट करते हैं अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स को तैयार करना। और जब हम खुद क्लास 6 में होते हैं तो हम हवा ही रहते हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे होते हैं हमको खुद ही नहीं पता, है ना।
अभी ये मौका आप लोग के लिए अच्छा है, ये यही बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जीवन की किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगे ना, तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मैं ज्यादा आप लोग को इमोशनल नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी लाइफ को एंजॉय भी करना है, बट अपने पढ़ाई को भी सीरियसली लेना है, पूरा अंडरस्टैंडिंग रखना है। जो पढ़ा, जो चैप्टर आया तो हमको पूरा समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है, और समझ के उसको जाके एग्जाम में आपको उतारना है। ज्यादातर बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे पढ़ाया है, तो 50% उसमें से ऐसे होते हैं जो रट के जाके प्रोड्यूस करके आ जाते हैं, है ना। जैसे 3 इडियट्स में एक था, क्या नाम था उसका, जो रटता रहता था, चतुर। वो रट के रात को एग्जाम से पहले पूजा करके फिर आराम से अगल बगल जितने लोग सबको डराए, जो भी करे, फिर एग्जाम में वो टॉप करता था, वो कोशिश करता, और सेकंड आए तो रोता था। अपने को रोना नहीं है, अपने को क्या करना है, समझना है। अगर हमने समझ लिया चीजों को और उसको लाइफ में उतार दिया, देन वी कैन एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ चतुर इन अवर लाइफ। अपने लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ चतुर को अपने अंडर में काम पे रख सकते हैं हम, है ना। लेकिन चतुर नहीं बनना है हमको, रैंचो बनना है, जो क्या था, जो चीजों से प्यार करता था। जैसे मैं आप लोग के सामने वीडियो लेके आता हूँ, इट इज नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, ये मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, इवन इनकम ही नहीं है, 0 इनकम है, बट मेरी हॉबी है। अब मेरी हॉबी है तो मैं आप लोग के सामने आता हूँ, तो आई फील वेरी रिलैक्स, पूरे दिन की थकान मेरी निकल जाती है। तो बच्चों, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, मेरे साथ शेयर करो, आपको क्या सीखना है, क्या जानना है। किसी दिन मैं अपने बारे में आप लोग को, अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में शेयर करूंगा। अभी तो हम लोग चैप्टर एयर बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग देखना ही बोलोगे, अरे सर ये तो बहुत बड़ा वीडियो बना दिया, है ना। इसलिए अभी अपन टॉपिक पे रहते हैं, किसी सेपरेट दिन बात करेंगे हमारे लाइफ के बारे में, कैसे हमको आगे बढ़ना है। लेट अस सी व्हाट इज परमानेंट विंड। परमानेंट विंड का 3 नाम मैंने बता दिया, आपको याद कर लेना है। ट्रेड विंड परमानेंट विंड है, वेस्टर्ली है और ईस्टर्ली है, ठीक है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए मैं लिख रहा हूं, दीज blow in a particular direction throughout the year. इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रेड विंड। पहले के जमाने में क्या था ना, जब इतनी मशीनें नहीं थी, शिप नहीं था, तो पता लगा अगर हम अमेरिका, कनाडा या यूरोप से कहीं से शिप लेके चले गए, तो इंजन था नहीं, तो बेचारा हाथ से चलाने वाला क्या करेगा, वो तो बीच में लुढ़क जाएगा। कितने सारे लुढ़कते लुढ़कते तो भारत पहुंचेंगे, बोलेंगे अरे साला तो वापस भी जाना है अपने को। तो ये क्या है, ये तो बहुत टेंशन का काम था। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसे टाइम में निकलते थे जब ट्रेड विंड तो क्या एक ही डायरेक्शन में चलती थी, ऐसी कंट्री की तरफ जाते थे जिसमें हवा भी उनके साथ चले, तो उनको जाना क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। तो ये पहले के टाइम में ये लोग अपना बिजनेस करने के लिए इस हवा के डायरेक्शन का यूज करते थे, ताकि आसानी से अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए, या ऐसी कंट्री के साथ हम ट्रेड करें जिसमें ये हमको सपोर्ट करे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रेड विंड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रेड विंड। ऐसे ही वेस्टर्लीज है, वेस्टर्ली जो वेस्ट से आती है, ईस्टर्ली जो है ईस्ट से आती है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज यू पीपल आर इन क्लास 7th ओनली। इफ यू आर नोइंग दिस नेम, दिस इज मोर देन अचीवमेंट फॉर यू, है ना। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। हमने क्या पढ़ लिया, परमानेंट विंड। परमानेंट विंड में हमने पढ़ लिया 3 टाइप के होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में बहते रहते हैं। सेकेंड वन इज सीजनल विंड। मैं इसको रब कर रहा हूं, सीजनल विंड। सीजनल विंड क्या है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल वेरी पॉपुलर इंडिया का हमारा मानसून विंड्स, है ना।
जो जब गर्मी आ जाती है तो धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर जो है ज्यादा बढ़ने लगता है लैंड एरिया का, हवा हल्की होगी ऊपर उठेगी, तो क्या होता है जो हवा लैंड टू सी जाती थी वो हवा चेंज हो जाएगी, सी टू लैंड आने लगती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं मानसून विंड। दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर दिस। लेट मी राइट इट डाउन। दीज winds change their direction in different season। और एग्जाम्पल है मानसून इन इंडिया। मानसून इन इंडिया वेरी नोन एग्जाम्पल, वेरी इजी है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला देखता हूं, लोकल विंड। लोकल विंड local wind, these blow only during the particular period of day or year in a small area। अब इसमें लोकल विंड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने बोला, इन अ स्मॉल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलता है। जैसे लू, लू कहाँ चलता है, यूपी में। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो दिन में बहुत तेजी से हवा चलने लगता है, शाम को बंद हो जाएगा, लेकिन दिन में क्या होगा जब टेम्परेचर एकदम हाई पे होगा तो तेज हवा चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लू। चलिए मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। These blow only during a particular period। only during a particular period of the day or year in a, मैंने जो बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में चलता है इसलिए इसका नाम लोकल विंड है ना। कहीं कहीं छोटी जगह चलेगा, बगल में नहीं चलेगा, तो उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, लैंड एंड सी बीच। एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, लैंड एंड सी, BREEZE, ब्रीज, है ना, नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल है हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कॉल्ड लू, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लू। सो दिस इज ऑल अबाउट विंड, दिस इज ऑल अबाउट विंड। इसके ऊपर आप लोग का एक फिगर दिया है, मैं रफली डायग्राम को ड्रॉ करता हूं फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अभी हम लोग एकदम प्रॉपर टाइम में पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी हमको नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ भी छूटे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बड़ा सा गोला बनाता हूं। गोला कौन सा है हमारा, पृथ्वी। हो सकता है गोला अच्छे से ना बनाओ, बट गोला तो है ना, दूसरे गोले से आया हुआ आदमी इसको दिखेगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटर बनाते हैं। कलर चेंज करूं, अच्छा लगेगा। चलिए इक्वेटर बनाते हैं, बीचों बीच से एक 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। चलिए मान लीजिए ये 10 डिग्री आया और मैंने
ये 10 डिग्री को कवर कर दिया। ये क्या होगा हमारा, बहुत ही हार्ड जोन होगा। मैंने बताया था अभी कि पूरे साल सन की रेज यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती रहती हैं। तो अब दूसरा रीजन में बनाता हूं ग्रीन कलर से। चलिए, ये लाइन जो मैं बना रहा हूं, ये लाइन है, सर तो बात करना पड़ेगा। ये लाइन है 23 एंड हाफ, और ये भी लाइन कितना है 23 एंड हाफ। सबको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं इतना डिटेल लिख नहीं रहा हूं, डिग्री कर देता हूं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हवाएं, आपको पता है इधर गर्मी बहुत पड़ेगी इन कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्या होगा, हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे ऐसे, और ये पूरे साल चलती रहती है ना। ऐसे तो इक्वेटर पर जो आदमी रह रहा है उड़ जाएगा। नहीं, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है। यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, लाइफ जो होता है ना अलग होता है, हमारी लाइफ से बहुत अलग होता है। वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दोपहर के बाद बारिश होती है, तो जो स्कूल ऑफिस फर्स्ट हाफ में लोग फिनिश कर लेते हैं। बट लेट मी कंसंट्रेट ऑन दिस चैप्टर ओनली। ये क्या हो गया, हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ साउथ। ये जो तो हवाएं है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रेड विंड, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड। अच्छा, ये पूरे टाइम ऐसे चलेंगी। अब जिसको मान लो हमारा भारत यहाँ है, जिसको यहाँ से आना तो ये हवा पकड़ के आ जाएगा ऐसे ना, इधर से जाना है तो ये वो तरीका था। ये तो बहुत बड़ा पूरा ग्लोब है, कंट्री इतना दूर दूर नहीं होते, ज्यादातर कंट्री नॉर्दर्न पार्ट में ही है, तो हवा का सहारा लेके आते थे। और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर मैं बता देता हूं अलग कलर मेरे पास ज्यादा है नहीं। चलिए ये देखते हैं क्या होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इफ एनीबॉडी कैन टेल मी, आई विल बी हाईली ओबलाइज्ड। फ्रिगेट जोन, ये फ्रिजिड जोन ये होता है, है ना। ये पोलर रीजन होता है दोनों, है ना, पोलर रीजन। और लाइन को क्या बोलते हैं, नीचे अपना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज दिस, है ना। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना है आप लोग को। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग खाली हवा की बात कर रहे हैं, हम लोग लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर उल्टा चलेंगे ऐसे, ये आपको डायरेक्शन याद करना है, और इसका नाम क्या है, वेस्टर्लीज। या तो सर ये ज्यादा ठंडी चीज के पास जाएंगे या ज्यादा गर्म। बिल्कुल, तो ये वेस्टर्लीज है। तो ये नीचे और इधर जो है ना, अगर फ्रिजिड जोन बना दें तो इधर से ऐसे आएंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्लीज। ये आप लोग को डिफिनीशन अगर पता है, मोर देन सफिशिएंट एट योर लेवल। अगर ये मैं बोलूँ अगर कंपटीशन तैयारी का है तो इसी में हमको 1 हफ्ता लग जाता पूरा समझने में, पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ हवा कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ वेस्टर्ली चलता है, कहाँ ईस्टर्ली चलता है, कहाँ ट्रेड विंड चलता है, और क्यों चलता है, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ अपनी दूरी पे घूम रहा है, इसकी वजह से इसको भी थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है, हवा को भी, और सन के चारों तरफ घूम रहा है, प्लस सीजन चेंज हो रहा है, एक सन का पोजीशन चेंज हो रहा है। मेनी फैक्टर्स आर देयर टू डिसाइड द ब्लोइंग ऑफ
wind in a particular direction. But let me stop here only. I will not proceed further. आगे बढ़ता हूं मैं. Moisture. Next heading is moisture. When water evaporates from land and different water bodies, it become water vapor. बिल्कुल, अगर ऊपर evaporate होगा तो क्या होगा, वो water vapor हो जाएगा. Moisture in the air at any time is known as humidity. चलिए अब मैं मिटा रहा हूं इसको. ये फिगर आप लोग के लेवल पे जो मैंने समझा दिया, डिफिनीशन लिखा दिया, वो आप लोग को खाली इमेजिनेशन के लिए भाई क्या है. अगर आप लोग का वो होगा तो आई विल कम अप विद 1 hour वीडियो ऑन जस्ट विंड्स ओनली. देन यू कैन, आप लोग के दिमाग में इसको छाप दूंगा, है ना. जस्ट लेट मी फिनिश फर्स्ट द बेसिक कोर्सेज, देन आई विल कम टू ऑन दीज पार्ट्स, कॉम्पिटिटिव पार्ट्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ स्टेट लेवल PCS, preparation of IAS. I have also teach in the institution where NEET classes were going on, so I will come up that part also. But first, let us prepare for building blocks. So, what is humidity? The moisture in the air. The moisture in the air at any time is called humidity. ठीक है. When the air is full of water vapor we call it humid day. बिल्कुल सही बात है. अगर ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, humid day बोलेंगे. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. बिल्कुल हमने पढ़ा, जहां पे भी हवा गर्म होगी ऊपर उठेगा तो फिर क्या, ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा. ठंडा होगा तो फिर ये कंडेंस होना चालू करेगा, ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. क्लाउड्स आर जस्ट masses ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट. जो क्लाउड्स बनते हैं क्या है, ये masses ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट. जो कंडेंस होके जो वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं वही हमारे क्लाउड्स है. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down just as precipitation. जब एकदम भारी हो जाते हैं, धीरे धीरे जब कंडेंसेशन बढ़ता जाता है तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्या होगा, फिर इनसे रहा नहीं जाएगा, है ना. फिर इनको लगेगा यार अब चलते हैं, बहुत हो गया, बोरिंग लग रहा है. फिर ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन तौर पे नीचे गिर जाएंगे. फ्लोट फिर नहीं हो सकते ड्यू टू बहुत हैवी हो जाते हैं. Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from air engine condenses. तो एयर इंजन के अंदर जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होके बहुत देर तक हमको जो जेट है, अगर चला भी जाता है हमको जेट नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसकी पूंछ दिखती है. पहले लोग देखते थे भाई यहाँ से चालू हुआ कहाँ गया, ये लग रहा है कोई फाइटर जेट प्लेन रहा होगा. तो वो क्या, अपना धुआं का जो निशान है वो वहां पे जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से वो कंडेंस हो जाता है. और एयर कोई ब्लो विंड नहीं ब्लो करता, बहुत ऊपर उड़ता है, तो बहुत देर तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है. वी कैन सी दैट. वी सी द ट्रेल ऑफ द कंडेंस मॉइस्चर फ्रॉम सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट. मैंने बोल दिया, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन. जो ड्रॉपलेट जो लिक्विड के फॉर्म में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. जो ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है ज्यादातर वो रेन वाटर के फॉर्म में ही आता है. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. चलिए अब हार्डली 5 minutes or 2 minutes चैप्टर इज लेफ्ट. वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग दिस चैप्टर. 3 टाइप्स ऑफ रेन. ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ रेन में क्या है, नंबर 1 कन्वेंशनल रेनफॉल. कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है. कन्वेंशनल रेनफॉल, जो हमारे यहाँ बारिश होती है वो सारे के सारे कन्वेंशनल ही होते हैं. मतलब गर्मी बढ़ी, हवा हल्की हुई, ऊपर गया,
ऊपर जाके ठंडी हुई, कंडेंस हुआ, जो उसके अंदर वाटर मॉइस्चर है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब इसका वेट एकदम ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल रेनफॉल। मान लीजिए जमीन है और ये क्लाउड है ना, तो क्लाउड क्या करेगा, ऊपर उठेगा। लग रहा है, क्लाउड जैसा नहीं लग रहा है, ये तो पिस्ता लग रहा है। ओके, इसको क्लाउड जैसा बनाता हूँ। सर जी भैया कलाकार है, कलाकार। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, जस्ट इमेजिन, हाँ, ठीक है। और ये क्लाउड क्या करेगा, नीचे आके फिर प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, वार्म एयर है, वार्म एयर। और ये क्या है, व्हाट, रेन कह लो, सीधा सिंपल बात है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल रेनफॉल। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। आपसे पूछेगा व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो आपको ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस बहुत है। कन्वेंशनल मैंने बता दिया, कब से कन्वेंशनल की ही बातें कर रहे हैं हम लोग, जब से वीडियो चालू हुआ है। चलिए अब ओरोग्राफिक की बात भी कर लेते हैं। वो ऑर्गेनिक तरीके से होती है। Just have a look on it. You will come to know orographic rainfall. Orographic rainfall. चलिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए मैं एक फिगर बनाता हूं, फिर आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले तो आप लोग को बताना है ये क्या है, ये पहाड़ लग रहा है, माउंटेन रेंजेस है। यस, माउंटेन रेंजेस है। फिर क्या होगा, इधर से क्या होगा, क्या होगा, क्लाउड आएगा, और यहाँ पर रहेगा, टकरा जाएगा, है ना। ये क्लाउड है, और टकरा के क्या होगा, अभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है बेचारा। क्यों, क्योंकि माउंटेन इससे ऊंचा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन होगा जबरदस्ती वाला, इसको रोक के जबरदस्ती बारिश सर कराया कई जाता बार है। लाइटनिंग भी हो जाती है ना। दैट इज डिफरेंट थिंग। इसको ओरोग्राफिक मतलब सम हर्डल इज स्टॉपिंग द दिस क्लाउड्स एंड फोर्सिंग देम टू रेन। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा हिमालय, है ना। इंडिया से अगर हिमालय को हम हटा दें, देन देयर विल बी नो रेन, और हमारे यहाँ अकाल पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हिमालय बादल को आगे जाने से रोक देता है और हमारे यहाँ पे बारिश होती है। और इस बारिश को हम क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेन, है ना। ओरोग्राफिक, ओरो मतलब हर्डल, ये जो पहाड़ है दैट इज हर्डल। इसको हिमालय के तौर पे समझिए, दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेन, है ना। मतलब इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। बिल्कुल, मानसून वाला जो होता है, जब बादल चलता है ना समंदर साइड से, अरेबियन सी, पे ऑफ बंगाल से आता है, तो ज्यादातर माउंटेन रेंजेस जो पूरा इंडिया फैला हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख से लेके फिर अरुणाचल प्रदेश से फिर घूम के आएगा पूरा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा कवर करता है ऐसे, ये ऐसे। अब ये क्या होता है, जाके इसीलिए जो कॉर्नर पड़ता है मासिन डैम, जहाँ पे सबसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश होता है। क्यों, क्योंकि बादल जाके फंस गया, अब वो पीछे वाला धक्का मारे जा रहा है, आगे वाला कहीं जाने की जगह नहीं, तो वहीं बरसता रहता है, सबसे ज्यादा रेनफॉल वो रिसीव करता है। क्यों, बिकॉज दे डोंट हैव बैक। अभी भी लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, बादल पीछे से हवा आ रही है और वहां पे बादल फंसा हुआ, आगे जा नहीं सकता, तो वहीं बरसता रहता है। इसीलिए ज्यादातर जो तराई क्षेत्र है वहां बारिश ज्यादा होता है, और बीच का जो मैदानी एरिया जैसे गंगा के प्लेन्स हो गए थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहां पे बादल को रोकने के लिए जगह कम है। और राजस्थान में तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, आप बादल सब निकल जाते हैं आगे। तो राजस्थान में क्या है, बहुत कम रेन, स्कैंटी रेनफॉल उसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जो होगा ये मॉइस्ट एयर है, और ये रेन है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और तीसरा होता है साइक्लोनिक
रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल आप लोग को पता होगा, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अच्छा, जो साइक्लोन से होती है। Yes, that is create at a particular place due to very high low pressure belt, है ना। बहुत ही ज्यादा कम लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, लगातार हवा चलती रहेगी सर्कुलर डायरेक्शन में। इट स्प्रेड्स अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर दूर तक फैल जाती है, और अगल बगल से जो मॉइस्चर कंटेंट वो लोग उठाते हैं तो बारिश करते हैं, है ना। जो बीच का एरिया होता है हम उसको आई बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, और उसके करीब 10 किलोमीटर बाद जो है बारिश होती है। बीच में बहुत ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट रहता है। तो थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना। तो रेनफॉल टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। सो साइक्लोनिक रेनफॉल भी आपको समझ में आ गया। Rainfall is very important for survival of plant and animals. It brings fresh water to earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. Clear है? On the other hand, if it is more, flood and other problems takes place. So that is it for chapter Air part 2. Part 1 हमने upload कर दिया है. Please go and see over there. And if there is any doubt, please do let me know. I am there for you, just as my hobby, to make you learn, to share my knowledge with you people. So thank you so much. Again, my humble request, please do share, subscribe, and press the bell icon also, so that you can get the notification of another upcoming videos. जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक वो टाइम से पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।